है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन इस बार दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम। जो पेंडुलम होता है, देखिए पेंडुलम क्या होता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब एक थ्रेड होगी, यहाँ पर कुछ बॉब लगा होगा, कुछ वेट, सब में वेट, तो उसको जब आप इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट मूव कराते हैं, ठीक है, तो इस मूवमेंट को कहते हैं पेंडुलम मूवमेंट। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से स्टेटमेंट कौन से सही है कि जब ये जो आपका बॉब है पेंडुलम का, ये एट द मिडल ऑफ आर्च, देखिए ये आर्च बन रहा है एक, आर्च के मिडल में, मतलब जो एक सेंटर पार्ट है स्ट्रेट लाइन में बॉटम में, इस पॉइंट पर जो है कौन सी स्टेटमेंट उस इस पोजीशन से बेसिकली मैच करती है, ये पूछा गया है इसके अंदर। तो देखिए पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेटली ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि देखिए जब ये मूवमेंट होती है इसकी, इस पॉइंट से, पॉइंट ए से, ये ओ है पॉइंट और ये बी पॉइंट है, तो पॉइंट ए से बी और बी से ए जब मूवमेंट हो रही है तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रह रही है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या, पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका पर्टिकुलर पॉइंट जो है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड में लिखा हुआ है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, ये तो मिनिमम नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि देखिए पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, आपकी स्टैटिक एनर्जी होती है। जब कोई भी बॉडी आपकी रेस्टिंग पोजीशन में है, ठीक है, या स्टैटिक है, तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर रखती है, एनर्जी को पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर करके रखती है अपने पास में। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, बॉब जो है ये बेसिकली, ये जो प्लम बॉब है ये मूव कर रहा है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कंटिन्यूसली। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, और काइनेटिक एनर्जी आपका रिलेटेड है मूवमेंट से। ठीक है, मूवमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पर मूवमेंट होगी वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। देखिए इस पॉइंट पर क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पर देखिए मिनिमम हो जाती है आपकी। देखिए अगर यहाँ पर लिखा होता है ना जीरो पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, बट जीरो वाला कोई ऑप्शन है नहीं। जीरो टोटल एनर्जी है और जीरो काइनेटिक एनर्जी है, तो ये दोनों तो ऑप्शन बनते नहीं है, ये वाला भी बनता नहीं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि एक फार्मूला होता है टाइम पीरियड निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड निकालने के लिए फार्मूला होता है इसके अंदर, वो होता है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, 2 पाई टाइम पीरियड टी है, मतलब कितना टाइम पीरियड इसको लग रहा है एक ए पॉइंट से बी जाने में और बी पॉइंट से ए आने में। ठीक है, इस प्रॉपर एक साइकिल को कवर करने के लिए इसको कितना टाइम लग रहा है, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर लेंथ है आपकी एल, लेंथ ऑफ द थ्रेड, ये वाली लेंथ जो सेंटर पॉइंट से लेके ये वाली जो थ्रेड होगी इसकी लेंथ होती है एल, और जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन वन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर टू, द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब आपको कोई ऐसा स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, इस पर पूछा गया कि जो वर्क डन होगा, वर्क डन अभी क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एम जी एच। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी एच। एम क्या है यहाँ पर, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, और जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच जो होता है ये हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, मतलब ये वाली जो हाइट है आपकी, ठीक है, दैट इज एच। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा वो फैक्टर है जो डिपेंड नहीं है, मतलब ये इस फॉर्मूले में वो फैक्टर नहीं इंक्लूड हो रहा है। सिंपल सा पूछा गया ये। तो देखिए एम मास ऑफ द बॉडी है आपका, है इंक्लूडेड है। ठीक है, नॉट है, नॉट आपको ढूंढना जो नहीं है। हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, देखिए ये वाली हाइट आपकी इंक्लूडेड है एच, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका इंक्लूड है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में या इस फॉर्मूले के अंदर। देन स्लोप ऑफ द इंक्लाइन एंगल, देखिए यहाँ पर जी है ग्रेविटी, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई वेरिएशन नहीं रहता है, कांस्टेंट है, 9.8 रखते हैं। और अगर जो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल करने के लिए तो कई बार इसकी वैल्यू 10 ले ली जाती है जी की। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा स्लोप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो जो इंक्लाइंड प्लेन है ये वाला इंक्लिनेशन, इसका स्लोप मतलब किसी एंगल पर डिपेंडेंसी नहीं है इसकी, वर्क डन अगर जो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्लोप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर मतलब जो इस तरीके का होगा मिरर आपका, जो इनसाइड आपका विजिबल होगा और ये बैक साइड आउटसाइड में पेंटेड होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि इस किस कॉन्केव मिरर के अंदर जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि ऑब्जेक्ट आपका जो फोकस है, पोल है, ये सब चीज़ें कहाँ पर होंगी। ठीक है, क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम समझ लेते हैं पहले। तो देखिए एक आपकी ये लाइन है आपकी, ठीक है, यहाँ पर आपका ये आपका लेंस है। ठीक है, ये कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है। इस कॉन्केव लेंस में
यहाँ पर है C सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और फिर आपका यहाँ है फोकस, फोकस F से डिनोट करते हैं। ये है आपका P पोल, ठीक है। तब देखिए इसमें पूछा है कि जब वर्चुअल और इरेक्ट कंडीशन बननी है इमेज की, ठीक है, तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली कॉन्केव मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो कहाँ होगा, तो देखिए वो होगा आपका ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। देखिए पोल और फोकस इन दोनों के बीच में, मतलब अगर जो मैं इसमें येलो कलर लेता हूँ, ये दिख रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं, ब्लैक लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका ऑब्जेक्ट ए और बी, ये ऑब्जेक्ट आपका रहेगा फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। तो जब ये फोकस और पोल के बीच में रहेगा तब जब आप देखेंगे इसे, ठीक है, तो इसका जो ऊपर ऊपर पार्ट है, ये ऊपर वाला जैसे बी वाला पार्ट है, तो बी वाला इस तरीके से ये सेंटर से निकल जाएगा रेज, और इसकी एक यहाँ से निकल जाएगी और ये आपके आगे जाके यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएंगी, जिसके लिए बी डैश सॉरी ए डैश और बी डैश रहेगा, ठीक है। अगर जो हम इसको उल्टा करते हैं ए और बी इधर कर देते हैं तो इधर ये ए डैश और बी डैश इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो फॉर्मेशन होगा वो तब होगा जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और जो पोल है, ठीक है, इसके बीच में हो। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड द फोकस। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज़, जो फ्यूज होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर वो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो बेसिकली उसके अंदर जो है लो रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी तो लो होगी, देखिए ये 2 पॉइंट्स में आ रहा है आपको। रेजिस्टिविटी आपको क्या मिल रही है यहाँ पे, नहीं सॉरी सॉरी लो रेजिस्टिविटी नहीं होगी यहाँ पर, उसको क्लीन करिए, थोड़ा सा गलत बोल गया मैं। दो फ्यूज जो होगा उसके अंदर जो है रेजिस्टिविटी तो हाई होगी, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखिए जब क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई देखिए ये वर्क करता है बेसिकली, जो फ्यूज होता है आपका इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट से घरों में लगा होता है या ऑफिस में आपने देखा होगा, ये वर्क करता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर के कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है और उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। जिसके अंदर क्या होता है कि अगर जो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है आपका, ठीक है, जो वायर है बेसिकली उसके अंदर अगर जो करंट ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, जो करंट अगर जो ज़्यादा आ गया तो उससे क्या होगा, जो सर्किट है या कंपोनेंट्स है अप्लाइंसेस है वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये क्या करता है कि उसको फ्यूज बेसिकली क्या करता है कि जो ज़्यादा हीट जनरेट कर देता है। अगर जो करंट ज़्यादा आएगा तो उससे क्या होगा, हीट जनरेट हो जाएगी, तो हीट जनरेट होने से फ्यूज जो है वो बर्स्ट हो जाता है वहाँ पर। तो बर्स्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जो करंट है आपका वो आगे फ्लो नहीं होने देगा, तो करंट को क्या है वहाँ पर वो स्टॉपेज कर देगा। तो मतलब आपका जो फ्यूज है वो तो डैमेज हो गया, बट उसने आपके अदर अप्लाइंसेस को या अदर जो सर्किट्स है उनको डैमेज होने से बचा लेता है, ठीक है। और हमने बात करी थी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए जो एक रिलेशन है, जो हीट प्रोड्यूस की जाती है, हीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला है बेसिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर, वो फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। मतलब करंट का जितना स्क्वायरिंग होगा प्लस मल्टीप्लाइड ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हाई रेजिस्टेंस होगा और लो मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है किसके अंदर, फ्यूज के अंदर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द AC करंट एंड DC करंट, अल्टरनेटिव करंट और DC करंट, इनके बारे में पूछा गया है। स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है क्या गलत है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। तो AC इज अ फ्री वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन कंपैरिजन टू DC। देखिए AC करंट जो अल्टरनेटिव करंट है वो फ्री होता है क्या, पूछा कहा है कि AC करंट जो है वो फ्री होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन से एज कम्पेयर टू DC, ठीक है। बट देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जो AC करंट है वो फ्री नहीं होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन में। समटाइम्स क्या क्या होता है, हम घरों में क्या यूज़ करते हैं, स्टेबलाइजर यूज़ किया जाता है टू गेट टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन, ठीक है। घरों में या ऑफिस में आपने देखा होगा कि जो है स्टेबलाइजर यूज़ किया जाता है ताकि जो AC करंट आ रहा है आपके घरों में उसका जो फ्लक्चुएशन है उसको रिड्यूस किया जा सके, या एक प्रॉपर 240 वोल्ट का जो करंट है वो आपके घरों में सप्लाई हो सके। समटाइम्स वो जो फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो स्टेटमेंट में था कि AC इज फ्री फ्रॉम वोल्टेज फ्लक्चुएशन, AC के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होती, ये कह रहा है भाई ये तो गलत बात हो गई, ऐसा तो होता नहीं है। ये फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है AC के अंदर,
डीसी में तो चलो नहीं मिलता है, बट एसी के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। फिर जो सेकंड ऑप्शन है, एसी कैन ट्रांसमिट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विद मिनिमम पावर लॉस। अब देखिए जो डीसी अब एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, अब ये मान लीजिए आपका बनता है किसी ए प्लांट पे करंट बना, बिजली पैदा हुई, यहाँ से आपका बी पॉइंट पर आया ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र किया गया, जिसके अंदर हम कई सारी चीज़ें लगाते हैं, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर लगाते हैं और लो रेजिस्टेंस वायर का यूज़ करते हैं। तो फिर ए से जितना भी करंट निकला, ठीक है, मान लीजिए 100 यूनिट ऑफ करंट निकला, तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो 98 या 99 97 समथिंग वट 2-3% 4% के लॉस के साथ में, वो मिनिमम लॉस के साथ वो करंट आपका पर्टिकुलर डिस्टेंस तक या ए से बी तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर का लॉस जो है वो मिनिमम आपको देखने को मिलता है अल्टरनेटिव करंट के अंदर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कि मिनिमम लॉस के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस तक आप ये जो एसी करंट है उसको भेज सकते हैं। ठीक है, और इन केस ऑफ डीसी करंट के अंदर जो आपके रेक्टिफायर जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस हो जाता है। किसका लॉस? इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, जो आपका डीसी है, डीसी करंट जो आपका बैटरी सिस्टम होता है, उसमें क्या है, आपको चार्ज करने के लिए फिर रेक्टिफायर या छोटा सा ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन को यूज़ करते हैं, तो उससे क्या है, लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं डीसी के अंदर। एसी के अंदर ये मिनिमम होता है। तो सेकंड ऑप्शन तो आपका सही है। चलिए फिर आप बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। इन कॉन्ट्रास्ट विद एसी, डीसी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज डिवाइसेस। अब देखिए, अगर जैसे कि एसी करंट है, हाई वोल्टेज डिवाइसेस मतलब आपका जैसे रेफ्रिजरेटर चलाना है, वॉशिंग मशीन चलानी है, ट्यूबवेल चलाना है, पंप चलाना है, वाटर पंप जिसे कहते हैं, तो वो चलाना है, तो उसके लिए क्या है, आपको एसी की ज़रूरत है। ठीक है, अब डीसी जो आपका बैटरी सिस्टम है या इन्वर्टर सिस्टम है, उससे क्या है, आप हाई वोल्टेज डिवाइसेस को नहीं ऑपरेट कर सकते। आपको गीजर चलाना है तो आप डीसी से कैसे चलाओगे भाई, उतनी पावर ही नहीं है उसके अंदर। अगर जो आपने रन भी कर दिया तो 5 मिनट के बाद पूरा डब्बा बैठ जाएगा उसका। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है कि एसी करंट जो है वो हाई वोल्टेज डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। डीसी करंट जो डीसी करंट के जो डिवाइसेस है या डीसी करंट जो है वो हाई वोल्टेज के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए एसी क्या होता है, एसी के अंदर होता क्या, करते क्या है, फिर जो मान लीजिए आपकी वोल्टेज कम आ रही है, तो उसको क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हुए उसका करंट या वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है आपकी। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट विद एसी, एसी के संदर्भ में डीसी कैन नॉट रन थ्रू द ट्रांसफार्मर। देखिए एसी के अंदर तो भाई एसी करंट अल्टरनेट करंट आया, आपने उसमें क्या लगाया, छोटा सा अपने ट्रांसफार्मर लगा दिया। आपने दिल्ली जैसे शहरों में देखा होगा कि जो लोग गए हैं या रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है, जो आपकी स्ट्रीट्स है, गलियाँ हैं, ठीक है, जो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल, हर एक पोल पर ट्रांसफार्मर सेटअप कर दिया गया है, जिससे क्या हुआ कि जो फ्लक्चुएशन था इलेक्ट्रिसिटी का, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वो आपको एसी के अंदर हुआ, पर डीसी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ जो है ये भी आपका सही ऑप्शन है, करेक्ट। फिर जो फिफ्थ पॉइंट है, इन कॉन्ट्रास्ट विद एसी, डीसी कैन नॉट बी यूज इन द मेटल प्लेटिंग एप्लीकेशन। तो जो एसी देखो, एसी तो आप यूज़ करते हैं मेटल प्लेटिंग में, मतलब आपका जैसे शोल्डरिंग वगैरह की जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर आप एसी यूज़ करते हो, बट इसमें कहा कि डीसी कैन नॉट बी यूज, नहीं ऐसा नहीं है, डीसी को भी यूज़ किया जाता है कुछ जगह पे। ठीक है, अब जहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है वो जनरेट नहीं कर पाता ईएमएफ, वहाँ पर डीसी से क्या किया जाता है, आपका जो एसी का ट्रांसफार्मर ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है जनरेट नहीं कर पाता, तो वहाँ पर डीसी जो डायरेक्ट करंट है उससे जो मेटल प्लेटिंग है वो करी जाती है। ठीक है, तो ये नॉट वाला नहीं होता अगर जो स्टेटमेंट, तो आपका ये पॉइंट भी सही होता। तो ये आपका फर्स्ट और लास्ट वाला जो पॉइंट है ये गलत है। तो नीचे ऑप्शन दिए हुए एक्चुअली वो कोड थोड़ा छुपा हुआ है, अभी देख लेंगे हम उसको आगे। बट अगर जो हम इसका आंसर बताने की कोशिश करें, तो वो रहेगा हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 3 स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, बाकी 1 और फिफ्थ स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी गलत है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग गामा रेस। ठीक है, तो गामा रेस जो होती हैं, एक तो आपकी न्यूट्रल इन नेचर होती हैं, न्यूट्रल होती हैं बेसिकली। गामा रेस आपकी न्यूट्रल इन नेचर होती हैं, और साथ में जो गामा रेस हैं ये आपकी इलेक्ट्रोमैटिक मैग्नेटिक इन नेचर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बिहेवियर गामा रेस जो है वो भी शो करती हैं। ठीक है, और अब बात करें जो गामा रेस हैं आपकी ट्रैवल करती हैं जो
इन अ वैक्यूम एयर में ट्रैवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड होती है उस स्पीड से ये ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन तो आपके सही है। ठीक है, सही है, आपको वो ढूंढना है इनकरेक्ट। तो अभी देखिए ये दोनों पॉइंट बचते हैं। तो गामा रेज हैव अ लीस्ट पेनिट्रेशन पावर और नेक्स्ट है गामा रेज हैव द लीस्ट आयोनाइजेशन पावर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो गामा रेज हैं जो प्रोड्यूस हुई कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर, जिसके अंदर हाई एनर्जी स्टेट आपको देखने को मिलती है, वो ट्रांसिट कर की जाती है कहाँ पर, लो एनर्जी स्टेट। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि जो हाई लेवल है, हाई लेवल, ठीक है, हाई एनर्जी लेवल से आपका लो एनर्जी लेवल तक ये जो गामा रेज है वो ट्रेवल करती हैं। इसमें क्या होता है कि रेज जो है वो हाईली पेनिट्रेटिंग पावर होती है इनके अंदर। ठीक है, इन रेस के अंदर क्या है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब किसी पॉइंट से अंदर पास होकर आगे निकल जाने की जो कैपेसिटी है वो कहलाती है हाई पेनिट्रेशन पावर, देखने को मिलती है गामा रेस के अंदर। देखिए यहाँ पर लिखा लीस्ट पेनिट्रेशन पावर, तो यही स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो जाता है। लीस्ट नहीं है, यहाँ पर होता है हाई। इफ इन केस यहाँ पर हाई लिखा होता तो ये स्टेटमेंट आपकी सही होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बना आपका, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड और जो आयोनाइजेशन है लीस्ट आयन, देखिए पेनिट्रेशन पावर हाई होगी और आयोनाइजेशन पावर जो है बेसिकली वो क्या रहेगी आपकी, मिनिमम रहेगी। ठीक है, तो लीस्ट आयोनाइजेशन पावर, ये भी स्टेटमेंट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है और फर्स्ट सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है पेनिट्रेशन पावर लीस्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। ठीक है, देखिए हमने एक बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के बारे में। गामा रेस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की तरह काम करती है इन शॉर्ट वेवलेंथ के अंदर। इसके लिए रीजन होना चाहिए कि शॉर्ट वेवलेंथ होनी चाहिए, वेवलेंथ जो है वो छोटी होगी। ठीक है, और ड्यूरिंग इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली रेस के इमिशन के दौरान जो एटॉमिक और मास नंबर है न्यूक्लियस का वो सेम रहता है। ठीक है, जब गामा रेज अगर इमिट हो रही है उस टाइम पर एटॉमिक नंबर, सॉरी हाँ, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। ठीक है, और दे डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू जीरो चार्ज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बिहेवियर की वजह से जीरो चार्ज शो नहीं करती। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ छोड़िए, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यू टू द फॉलोइंग फेनोमेना द कलर्ड ग्लास, जो कलर्ड ग्लास है आपका, मतलब कलरफुल ग्लास जो होता है उसको जब ब्रेक कर दिया जाए, क्रश कर दिया जाए, पाउडर बना दिया जाए, तो उसके अंदर किस टाइप का फेनोमेना देखने को मिलता है। देखिए ये क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने जो हमारा वीडियो है जनरल साइंस का उसके अंदर कवर किया है। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट रहता है, ये कॉन्सेप्ट रहता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन ये सब चीज़ें नहीं होती, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये स्प्रेडिंग आपको देखने को मिलती है क्रश्ड वाटर, क्रश्ड ग्लास ऑफ पीसेस के अंदर, फाइन पाउडर जो बन जाता है जिसका। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, इसका आंसर ये था, वाई अ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप इज अ स्फेरिकल इन शेप। देखिए जो लिक्विड ड्रॉप है बेसिकली पानी की जो बूंद होगी, ठीक है, पानी या कोई सा भी लिक्विड है, तो उसकी जो ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल शेप में क्यों होती है, वो होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से ये लिक्विड ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल इन शेप देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और विस्कोसिटी की वजह से जो लिक्विड है उसकी मूवमेंट में उसको इफेक्ट मिलता है, और विस्कोसिटी का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगी, टेम्परेचर घटेगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से जो ये होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से संदर्भ में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, देखिए पहली स्टेटमेंट दी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, बिल्कुल सही। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखिए ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली चलती कहाँ से, देखिए नॉर्थ पोल है आपका, यहाँ एक साउथ पोल है, तो इन दो के बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको देखने को मिलती है इस तरीके से। ये आपस में कभी क्या करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, इनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ गैप होकर ये मूव कर जाती हैं। पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, आपको गलत ढूंढनी है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इमर्ज फ्रॉम पॉइंट, देखिए किसी पॉइंट से नहीं ओरिजिनेट हो रही है, ये आपकी पोल से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही, नेवर है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। फिर नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कम्प्लीटली स्ट्रेट, ये स्ट्रेट होती है। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है,
ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, इस तरीके से कर्व जिगजैग इस तरीके से कोई सी भी स्ट्रक्चर बना सकती हैं। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दीज आर नॉट कम्प्लीटली स्ट्रेट, इट मे बी ऑफ एनी शेप एंड स्ट्रक्चर, शेप किसी भी शेप में या किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मीट टू फॉर्म अ क्लोज लूप। देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल इन दोनों से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से मिली तो ये क्या है, क्लोज लूप बना दिया इन लोगों ने। तो क्या है, फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, तो इसमें देखिए कौन सा स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर ये है ना, जिसमें हमने सेकंड थर्ड फोर्थ ये चार स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट सही थी और बाकी फर्स्ट और फिफ्थ गलत थी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, द सब्सटेंसेस वेयर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म इज जनरेटेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसी मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है उसी डायरेक्शन में जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म का जो फीलिंग है, मतलब जो डायरेक्शन है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो होता है आपका फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो ये इस तरीके की जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म है वो इस तरीके की देखने को मिलती है यहाँ पर फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर। और इसमें एक चीज़ लिखी हुई है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म के अंदर जो डायरेक्शन है, देखिए डायरेक्शन तो इसी मतलब ये स्ट्रेट हो जाएगी, और स्ट्रेट कब होगी, जब उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक बिहेवियर शो हो रहा होगा तब उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। अदरवाइज ये क्या, ये इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में जिगजैग मोशन इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखने को मिलता है पैरामैग्नेटिक के केसेस में। ठीक है, अब देखिए एक टर्म लिखा हुआ है डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी होती है, जैसे आपका कोई मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ रखा हुआ है, तो ये एक पोल है, नॉर्थ पोल है, यहाँ पर एक साउथ पोल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरीके से मूव करके इस तरीके से मूव हो जाती है, इसके ऊपर से निकल के इसके ऊपर से ओवरऑल क्रॉस करके इस तरीके से मूव कर जाती है। इस तरीके का जो बिहेवियर है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस शो करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेरोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म जो है वो शो होता है। ठीक है, फिर देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि व्हेन द ट्यूबलाइट ब्रेक्स द क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस। देखिए जब ट्यूबलाइट जो टूटती है तो एक आवाज़ आती है। ठीक है, तो वो क्यों आती है, उसका मेन रीज़न क्या होता है, उसके अंदर एक्चुअली मेन रीज़न ये है कि जो प्रेशर होता है इनसाइड द लैम्प, मतलब जो प्रेशर इनसाइड द लैम्प आपका जो आपका लैम्प इन द सेंस की ट्यूबलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो प्रेशर लैम्प के अंदर या ट्यूबलाइट के अंदर जो होता है वो कम होता है किसके कंपैरेटिव, एटमॉस्फेरिक के कंपैरेटिव। देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर जो है वो इनसाइड द लैम्प इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, इस वजह कम होता है, इस वजह से ये वो जो एक साउंड आपको देखने को मिलती है वो रहती है। और ये प्रेशर कितना होता है ये भी आपको समझ में आना, एक आंकड़ा फिगर है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो है कि ये जो प्रेशर है किसका, प्रेशर इनसाइड द बल्ब या लैम्प वो 0.3% ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। ठीक है, मतलब 0.3% जो है वो कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो आपका बल्ब है या लैम्प है उसके अंदर का इनसाइड प्रेशर। ठीक है, जिसकी वजह से वो साउंड आपको सुनाई देता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर होता है उसके संदर्भ में पूछा गया है कि इट इज़ फ्री फ्रॉम द सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नहीं, देखिए हार्ड वाटर जो है वो बनता ही बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन से है, मेड लार्जली मेड होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम किसके, एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम या बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से ही जो पानी है वो आपका हार्ड वाटर बनता है। ठीक है, तो फ्री तो नहीं होता, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाता है। तो जब पहला रॉन्ग हो गया तो आपका थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है, मतलब ये भी नहीं होगा, है ना। तो नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन हो सकता है या फिर ये सेकंड ऑप्शन हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है इट डज नॉट लेदर विथ सोप। अब लेथर का मतलब होता है झाग निकालना। ठीक है, जब हार्ड वाटर से के अंदर जब आप सोप डालते हैं या डिटर्जेंट डालते हैं तो डिटर्जेंट और सोप जो है वो भी आपके कैल्शियम और फॉस्फोरस के बने होते हैं, तो वो क्या आपस में मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है लेदर मतलब जो झाग है वो रिलीज नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज कैन बी यूज्ड टू सेपरेट मिल्क फ्रॉम द क्रीम, क्रीम फ्रॉम द मिल्क, मतलब जो मिल्क है, दूध में से जो क्रीम है, मलाई जिसे कहते हैं, उसे निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। वो होता है आपका सिंपल आंसर क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसे मथते हैं हम लोग, ठीक है। जब आपने कहीं देखा होगा घरों पे, और जो घरों पे नहीं देखा है तो आपने लस्सी बनते हुए ज़रूर देखा होगा स्टोर्स पे, दुकान पे या घरों पे। तो या कुछ नहीं तो आप जब शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो उसमें कौन सा प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, या फिर वॉशिंग मशीन के अंदर। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन से रिलेटेड है। तो जब दूध से क्रीम निकालनी है तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द line spectrum of hydrogen is obtained in the visible range of light corresponds to, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज, जो बार्मर सीरीज है बेसिकली ये क्या है, कलर कोडिंग है, ठीक है। और जिसके अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन इमिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया गया है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस को दर्शाया जाता है, ठीक है, विजिबल लाइट में, ठीक है, जो विजिबल रीजन के अंदर आती है लाइट की, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बार्मर सीरीज। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर, वन द बी स्टिंग, बी जो मतलब जो मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है बेसिकली, वो जब काटती है तो तुरंत द पेस्ट ऑफ लाइम, जो लाइम होता है, लाइम क्या होता है आपका CO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को वहाँ पर लगाया जाता है, चूने को लगाया जाता है बेसिकली, कैल्शियम ऑक्साइड कह लीजिए, हिंदी में चूना कह लीजिए। तो वो लगाया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि देखिए ये क्या करता है एक्चुअली, जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो जो बी के द्वारा काटा गया जो एसिड है, इसके द्वारा कौन सा एसिड रिलीज किया जाता है बी के काटने से, ये होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड रिलीज किया जाता है, रिलीज होता है, और इस एसिड को कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो फटाफट अपने अंदर क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, बी स्ट्रिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कंटेन करता है और गेट न्यूट्रलाइज विद कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया। तो सॉल्यूशन होता है बेसिकली, ये सॉल्यूशन जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका जो साइज है बेसिकली, साइज ऑफ जो सोल्यूट होता है पार्टिकल्स, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स का साइज क्या बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और वो लेस देन अगर जो हम बात करें उसके साइज़ की, तो 1 नैनोमीटर से भी काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है इन डायमीटर, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है उसका जो पार्टिकल्स है बेसिकली उनको आप डायरेक्टली नेकेड आई से नहीं देख सकते, इवन वो माइक्रोस्कोप यूज़ करने के बाद भी उसके जो पार्टिकल्स है वो आप नहीं देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में दिखा हुआ कि पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, तो ये स्टेटमेंट तो सीधी सी गलत हो गई। आपको क्या फाइंड करना था, कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई, क्योंकि उसको आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, तो भाई नेकेड आइज से कैसे देखोगे, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पार्ट है इसका, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो पास किए जाते हैं फिल्टर पेपर पे, और जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो सेपरेट नहीं हो सकता थ्रू द फिल्ट्रेशन, ठीक है, मतलब, ठीक है, सेपरेट नहीं हो सकता थ्रू फिल्ट्रेशन। और जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबल होता है। अगर इसको आप काफ़ी लंबे समय तक रख भी दोगे तो भी इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सेपरेट आउट नहीं होते हैं, डू नॉट सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो देखिए सेपरेट वाली जो चीज़ है ना, ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन डज नॉट सेटल्ड वन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर जो अलग से रख भी दोगे तो इस, क्योंकि देखिए स्टेबल कंडीशन में आ गया है, मिक्सअप हो गया है सब कुछ, तो अगर उसको आप रख भी दोगे एक लंबे समय तक तो भी ऐसा नहीं है कि उसको पार्टिकल्स आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता ऑल ऑफ द अबव वाला, है ना, क्योंकि दो स्टेटमेंट तो आपको गलत मिल गई। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन बीम स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू द सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन से लाइट ऑफ बीम अगर जो पास करी जाएगी, देखिए मान लीजिए एक सॉल्यूशन इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन है, तो यहाँ से लाइट पास की जाएगी, तो वो लाइट जब बाहर निकलेगी तो वो क्या करेगी, इस तरीके से स्कैटरिंग का फोनोमेना शो करती है, मतलब फैलाव उसके अंदर देखने को मिलता है। तो स्टेटमेंट 2 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर
देखिए जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसके अंदर कितनी वैल्यूज होती है, इसके अंदर कितनी, 2 वैल्यूज होती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 2 वैल्यूज होती है। एक होती है प्लस हाफ और दूसरी होती है माइनस हाफ, माइनस हाफ। ठीक है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ आर द 2 वैल्यूज इन द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हु एस्टैब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था विलियम थॉमस के द्वारा, विलियम थॉमस। ठीक है, विलियम थॉमस के द्वारा इन 1848 के अंदर। ठीक है, ये स्कॉटिश इरेस फिजिस्ट है। ठीक है, और जिन्हें इनका जो ये तो एक्चुअल नेम है, ओरिजिनल नेम, और इन्हें जाना जाता है लॉर्ड कैल्विन के नाम से, लॉर्ड कैल्विन। ठीक है, लॉर्ड कैल्विन और विलियम थॉमस एक ही आदमी है जिन्होंने एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर है 19th नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था प्लास्टिक बैग प्लास्टिक बैग मतलब जो आपका पोटैटो चिप्स आते हैं, लेस के या फिर और किसी ब्रांड के जो चिप्स आते हैं पैक्ड, उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट फील होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो फिल होता है, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन जो है ये आपका क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, सॉरी ये स्टेबल कंपाउंड होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और रिएक्टिव होता है, अनरिएक्टिव होता है ये, अनरिएक्टिव, ये रिएक्टिविटी शो नहीं करता इजीली। ठीक है, नाइट्रोजन, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो पता ही आपको, एक थोड़ा सा टॉक्सिक गैस है ये आपकी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबशन रिएक्शन। देखिए इनमें से जो कंबशन रिएक्शन है, ठीक है, वो है आपका पेट्रोल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल। जब पेट्रोल जलाते हैं तो उससे क्या लगती है, आग लगती है। तो बर्निंग प्रोसेस जो है एक तरीके से क्या ज्वलनशील रिएक्शन है। पेट्रोल वेपर उड़ जाता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बट ये क्या है आपका कंबशन रिएक्शन शो करता है, पेट्रोल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा पॉर्कर सोलर मिशन। जो नासा का सोलर पॉर्कर मिशन है ये किससे चीज से संबंधित है, ये संबंधित है कि रीच द सन एक्सटेंट ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर। जो सन है, सन के पास जाना, मतलब उसके आस पास उसके सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करना, जो मिशन है उस मिशन का नाम है पार्कर सोलर प्रोब। नासा का ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जो एक कंट्री का एक हाईएस्ट अवार्ड है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, जो कि साइंस की फील्ड में दिया जाता है। तो 2021 के अंदर ये इंजीनियरिंग सेक्टर में ये अवार्ड किसको दिया गया था, दिया गया है, ये पूछा गया। तो ये दिया गया है डॉक्टर देवदीप बंद मुखोपाध्याय को। ठीक है, देवदीप बंद मुखोपाध्याय को ये अवार्ड दिया गया है 2021 के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इन 2021 इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है पद्म विभूषण। ठीक है, फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, पद्म भारत रत्न, उसके बाद है पद्म विभूषण। ये मिला है मरणोपरांत डॉक्टर नरेंद्र सिंह को। ठीक है, नरेंद्र सिंह कपानी को। ये जो डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी है ये किस फील्ड से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये इन्होंने एक्चुअली काम किया था फाइबर ऑप्टिकल, जो फाइबर ऑप्टिक्स है उस फील्ड में। तो उस फील्ड के लिए इन्हें मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी लॉन्च अ न्यू कोविड-19 वैक्सीन, और जिसका नाम रखा गया है कोकोवैक्स, कोवोवैक्स। ठीक है, देखिए हमारे देश में कई सारी वैक्सीन आई हैं, जैसी आपकी कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड है। ठीक है, और ये कोवोवैक्स। ठीक है, जो कोवोवैक्स है ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, सीरम। और इसकी जो पहली वैक्सीन आई थी वो थी कोविशील्ड, कोविशील्ड। ठीक है, कोविशील्ड भी जो है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ही बनाई गई है, कोरोना वायरस कोविड-19 की जो एक वैक्सीन है। क्योंकि तो इन्होंने नई वैक्सीन बनाई है कोवोवैक्स। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि नोबेल प्राइज़ जो मिला 2021 के अंदर वो किस फील्ड पे दिया गया है, वो दिया गया है आपका फॉर द ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ लेज़र फिजिक्स। लेज़र फिजिक्स के अंदर जो ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन है उस फील्ड में दिया गया है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार। ठीक है, ये फुल फॉर्म है निसार का, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार।
ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है बेसिकली जिसका नासा और इसरो का, जो कि लॉन्च होगा 2023 में। और ये एक्चुअली किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, ये क्या है आपका सोलर ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। सॉरी सॉरी नहीं नहीं, ये सोलर ऑब्जर्वेटरी नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये है रिमोट सेंसिंग के लिए, ठीक है। जिसके अंदर रिमोट सेंसिंग में, जिसके अंदर जो है आपके जो इकोसिस्टम है, डायनेमिक सरफेसेस है, आइस मासेस हैं, ठीक है, इनके बारे में जो बायोमास, नेचुरल हैजार्ड, सी लेवल राइज, ग्राउंड वाटर, इन सब चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिला कर दी जाएगी, ठीक है, दी जाएगी, ठीक है। निसार मिशन, ठीक है। ये रिमोट सेंसिंग से है, ना कि ये गलत बोल गया मैं, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो आकाश प्राइम है, इज़ अ न्यू वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल। जो आकाश मिसाइल थी उसका नया वर्जन है आकाश प्राइम, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आकाश प्राइम मिसाइल जो है ये बेसिकली इक्विप्ड है एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर से, ठीक है, जिसकी वजह से जो उसकी मारक क्षमता है, ये सटीक निशाना लगाने की जो कैपेसिटी है मिसाइल की, वो बढ़ जाती है रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर को लगाने की वजह से, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ये आपका सही है। इसमें लिखा हुआ कि रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर, नहीं, इसकी रेंज जो है वो पहले 15 से 20 किलोमीटर थी, अब इसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, अपग्रेड कर दिया गया है, अप टू 30 किलोमीटर की रेंज कर दी गई है, ठीक है। बट ये ऑप्शन आपका गलत है, इतनी लंबी रेंज नहीं है ये। फिर लिखा हुआ है कि 360 डिग्री कवर। देखिए 360 डिग्री कवर नहीं होता है, इसमें आपने टारगेट लॉक कर दिया है तो 360 डिग्री का मीनिंग नहीं रह जाता है इतनी स्पीड के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस क्वेश्चन रिगार्ड। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू हैव कैप्चर्ड एंड रिलीज द ऑडियो फ्रॉम मार्स। मार्स से, मंगल ग्रह से कौन सी देश है जिसको कुछ साउंड्स आए हैं और उसको उसने कैप्चर किया है, तो वो है आपका चाइना, ठीक है। और चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसे कहते हैं CNSA, ठीक है, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो चाइना ने ये काम किया है, ठीक है। और USA की जो स्पेस एजेंसी है उसे कहते हैं नासा, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a massive data leak has been witnessed by which of the following social network media recently। देखिए जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये व्हाट्सएप और कोट और ये ट्विटर वगैरह, इनमें से रिसेंटली जो सोशल मीडिया डाटा है, बेसिकली एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा लीक हुआ उसके यूजर्स का, वो हुआ था आपके फेसबुक का, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फेसबुक। और फेसबुक के जो फाउंडर है वो कौन है, मार्क जुकरबर्ग। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द यूनिकॉर्न इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस बॉडी, ठीक है, दैट वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड एट 1500 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब अर्थ से 1500 लाइट ईयर्स दूर कोई एक स्पेस बॉडी है यूनिकॉर्न नाम की, जिसका नाम रखा गया है यूनिकॉर्न। वो कौन सी चीज़ है, मतलब बेसिकली है क्या चीज़, वो क्या है आपका एक ब्लैक होल है, ठीक है। ब्लैक होल का नाम रखा गया है यूनिकॉर्न, जो कि 1500 लाइट ईयर्स दूर है धरती से, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक होल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। देखिए दो और मोर, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, इन सभी को जो है एक लिमिटेड डिस्टेंस पर हैं और इनको एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए जो नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, मतलब ABC तीन कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करना है, इनके एक ही ऑफिस में या एक ही चैम्बर में रखे हुए, मतलब एक ही रूम में रखे हुए, तो इनको सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क होता है उसे कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है वो, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, लैन यूज़ करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट रिक्वायर्स फाइल फ्रॉम अनदर। देखिए अगर जो आपको एक कंप्यूटर ए है, ठीक है, इस कंप्यूटर ए को बी कंप्यूटर से कोई फाइल चाहिए, ठीक है, तो ए जो है बी के लिए क्या होगा, क्लाइंट होगा, बी इसको फाइल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बी अपनी फाइल इसको ए को प्रोवाइड करेगा, तो ही इज़ द क्लाइंट, ही इज़ द सेलर, ठीक है। और कह लीजिए या होस्ट, ये है आपका होस्ट और ये है क्लाइंट, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, क्लाइंट। चलिए फिर यहाँ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है, वो कौन सा है इसमें से।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसटीपी क्या है आपका, एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टाइम एंड प्रेशर, ठीक है। आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका जो इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है बेसिकली, नहीं एक्चुअली नहीं देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल तो ये नहीं होगा, ये आपका स्टैंडर्ड टाइम एंड प्रेशर, ये वाला नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। एसटीपी, एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टाइम एंड प्रेशर होता है, तो टाइम प्रेशर का इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो 34th क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है एसटीपी। बाकी सारी चीज़ें इंटरनेट से संबंधित है, एसटीपी आपका कोई इंटरनेट से इसका लेना देना नहीं है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो प्रोड्यूस किया गया था आईबीएम के द्वारा, ठीक है। तो आईबीएम के द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस किया गया वो था OS2, OS/2। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ये क्रिएट किया गया था एक्चुअली, जो ये है विंडो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आईबीएम प्लस माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इन दोनों ने मिलकर बनाया था, बट इस प्रोजेक्ट को लीड किया था आईबीएम ने, ठीक है, हेडेड बाय द आईबीएम। बाकी ये भी जितने भी हैं विंडोज, स्टॉक्स, यूनिक्स, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हैं डिफरेंट डिफरेंट। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पाइडर। अब स्पाइडर क्या होता है, ठीक है। स्पाइडर क्या एक वायरस होता है, क्या ये एक प्रोग्राम कैटलॉग वेब है, क्या ये एप्लीकेशन ऑफ वीविंग वेबसाइट है। देखिए स्पाइडर जो होता है ये होती है आपकी एन एप्लीकेशन फॉर वीविंग वेबसाइट, मतलब आपको वेबसाइट देखनी है कोई, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड स्पाइडर। फिर नेक्स्ट है, सर्जन्स कैन परफॉर्म डेडिकेटेड ऑपरेशन बाय मैनिपुलेटिंग डिवाइस थ्रू कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ मैनुअली। देखिए कंप्यूटर के थ्रू जो ऑपरेशन किए जाते हैं बेसिकली उसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर से क्या है, रोबोटिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो रोबोटिक सर्जरी होती है, जो मशीनें ऑपरेशन करती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इसमें पूछा गया है, तो उसे कहते हैं रोबोटिक्स सर्जरी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन जो है, पैरेलल पोर्ट कैन ट्रांसफर, कितने बिट की फाइल जो है वो एक टाइम पर ट्रांसफर कर सकता है पैरेलल पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट जो है वो 8 बिट की फाइल जो है ट्रांसफर करता है एट अ टाइम, और 8 बिट कितना बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। और अगर जो हम कन्वर्जन्स के बारे में बात करें तो 1024 बाइट जो है वो होता है 1 केबी के बराबर, और 1024 केबी जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 एमबी के बराबर होता है, और 1024 एमबी होता है आपके 1 जीबी के बराबर। और नहीं बात करें 1024 जीबी इज इक्वल्स टू 1 टीबी, टेराबाइट, ठीक है, 1 टेराबाइट के बराबर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 8। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉडम स्टैंड्स फॉर। मॉडम का मतलब क्या होता है, ये होता है मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन मतलब भाई देखिए एक व्हीकल होता है मॉड्यूलेटर, भाई कोई चीज़ है आपका, रिवर है आपकी, ठीक है, ये रिवर है, पॉइंट ए है पॉइंट बी है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ पर आपको क्या बोट मिलेगी, तो आप यहाँ पर क्या करते बोर्ड करके चढ़ गए, फिर यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर वापस अनबोर्ड हो गए। तो क्या है इसमें जो सिग्नल्स हैं वो एक मीडियम पे आते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, फिर दूसरी जगह जाके बाहर निकल आते हैं। तो ये मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेटर का काम करता है मॉडम, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP जो अभी हमने बात करी थी, हाइपर टेक्स्ट वाला जो पार्ट था ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वी टाइप एट द बिगिनिंग ऑफ एनी साइट, देख किसी भी हम साइट कुछ भी लिखते हैं, www समथिंग google.com है ना, तो उससे पहले जो HTTP लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल सा फुल फॉर्म पूछा गया था इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम नाइदर रिप्लिकेट नॉर कॉपी, ठीक है, और कॉपीड, मतलब कोई प्रोग्राम जो है ना ही रिप्लिकेट होगा ना ही कॉपी होगा, बट डैमेज हो जाएगा, मतलब कॉपी नहीं होगा, मल्टीपल फाइल्स नहीं बनेंगी, बट खराब हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर के साथ में रहता है दिक्कत ये। तो इस तरीके की चीज़ को या वायरस को क्या कहते हैं, वो कहलाता है टॉर्जन। आप पीसी यूज़ करते हैं, सभी लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा टॉर्जन वायरस आ गया है, तो क्या है आपकी फाइलों को खा जाता है, वो डुप्लीकेट रिप्लिका नहीं बनाता है, वो फाइलों को ही खा जाता है, कंज्यूम कर जाता है। जैसे घरों में चूहा क्या करता है, कुतर जाता है चीज़ों को, वही काम ये कर जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया था आपका 40 वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर हिस्टोरियन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज द मोस्ट इंप्रेसिव ड्रेनेज साइट। मोस्ट इंप्रेसिव ड्रेनेज साइट है वो है आपकी मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट नाम है RD बैनर्जी, जिन्होंने इसको एक्सकेवेट किया था कब, 1922 के अंदर,
ठीक है। हड़प्पा की जो साइट है उसको एक्सकेवेट किया था 1921 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा। बनीवाल और धौलावीरा ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, जो जिसे कहते हैं IISc है ना, जो IIT से ऊपर है, मतलब IIT लेवल में ही एक इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, जिसको शुरू किया गया था 1909 में, किसके सपोर्ट के द्वारा। इसके लिए जो काम किया था जमशेद जी टाटा और कृष्ण राज वडियार, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इनके सपोर्ट से ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो आपका बेंगलोर के अंदर है ये शुरू किया गया है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नील्स बोर पुट फॉरवर्ड अ मॉडल ऑफ एटम इन 1915 के अंदर नील्स बोर ने अपना एक मॉडल दिया था एटॉमिक मॉडल। तो उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलिए फिर देखिए ना, यहाँ पर जो है पहली स्टेटमेंट दिखेगी कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम आर प्लेस्ड एट अ डिस्क्रीट ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए इसको डिस्क्रीट ऑर्बिट नहीं, स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं ऑर्बिटल शेल, ठीक है। ऑर्बिटल शेल के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एक सर्कुलर डेफिनेट पाथ में रहते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं आप ऑर्बिट्स या सर्कुलर ऑर्बिटल शेल, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो आपकी सही है, ठीक है। गलत नहीं है, ये सही है आपकी स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक। फिर इसमें लिखा हुआ है कि एनर्जी कैन जंप इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम हायर level by absorbing energy and move to the lower energy by losing and emitting its energy, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को भी जरा होल्ड रखते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, देखिए इसमें एक्चुअली इसको भी देख लेते हैं पहले। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अंदर वो मूव करते हैं लोअर एनर्जी लेवल टू हायर। देखिए तो लो एक्चुअली यहाँ पर क्या लिखा है, हायर टू लोअर जा रहा है, नहीं ये रिवर्स होगा। अगर तो यहाँ पर लोअर होता, लोअर टू हायर जाते तो ये स्टेटमेंट आपकी सही होती, बट यहाँ पर हायर टू लोअर है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आपको इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो इनकरेक्ट है ये वाली आपकी स्टेटमेंट, ठीक है। और जो ये आपका स्टार्क और जेमन इफेक्ट है, ठीक है, जिसको बोस ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया था, ये लिमिटेशंस रही हैं इसकी इफेक्ट की, ठीक है। तो बाकी स्टेटमेंट आपकी सही है, जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपकी क्या है, गलत है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि आपको जो है इक्वलिटी मिले, सोशल जस्टिस मिले इन एवरी सेंस, आइदर फॉर द इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा हमारा ठीक है, तो वो कौन सा बन सकता है, वो बन सकता है ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन दिस मच कैन बी एलिवेटेड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आई थिंक अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो फेस की जाती हैं बेसिकली, वो कौन कौन सी हैं। तो वो है आपकी, देखिए व्हाट, हाउ और व्हेन, है ना। इसमें मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, भाई किसी भी इकोनॉमी के अंदर क्या प्रोड्यूस करना है सबसे बड़ी समस्या। उसके बाद फिर जब पता लग जाए कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ प्रोड्यूस करनी है, तो वो कैसे प्रोड्यूस करनी है आपको पहले, तो उसके बाद वो ढूंढना पड़ेगा। फिर कब प्रोड्यूस करनी है, मान लीजिए आपकी ज़रूरत आपको विंटर्स में है और आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको अप्रैल में, है ना, तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा, मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये तीन सवाल जो है मूलभूत समस्याएं होते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, बेसिक थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहे जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें अगर जो रिसेशन की, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेशन जो है इसका मतलब क्या होता है। रिसेशन में क्या होता है कि अगर जो दो टर्म या दो क्वार्टर, बेसिकली टू इकोनॉमिक क्वार्टर कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर अगर जो इकोनॉमिक डिक्लाइन देखने को मिलती है, तो उसका असर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जीडीपी के अंदर। और जीडीपी के अंदर जब उसका असर देखने को मिलेगा तो उसकी वजह से हाई अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। रिसेशन से क्या आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट नहीं, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। सप्लाई और ये सबसे कोई मतलब नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई रोजगारी से है। अभी तो रिसेशन बढ़ेगा तो आपका एम्प्लॉयमेंट की जो संख्या है, वृद्धि है, बेरोजगारी की वृद्धि देखने को मिलती है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला था 1921 के अंदर, वो किस काम के लिए मिला था, वो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
देखिए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर वो रहेगा आपका वोटिंग। कोई भी देखिए आप क्या करते हैं, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या चुनते हैं, फिर उसको आप अपने अपर हाउस या असेंबली में भेजते हैं, ठीक है। तो जो आपका रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, क्योंकि आप जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए, अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए किसी एक व्यक्ति को चुनकर आगे भेजते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, वोट करते हैं उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक सोसाइटी, सॉरी डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज वन इन विच, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर क्या होता है बेसिकली, ठीक है। गवर्नमेंट इज पॉपुलरली इलेक्टेड, लिबर्टी इज गिवन टू द हाईएस्ट वैल्यू, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। स्पिरिचुअल स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये भी नहीं होता है, ये भी तो दो नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। तो गवर्नमेंट इज पॉपुलरली इलेक्टेड, जो डेमोक्रेटिक है मतलब आपका जो डेमोक्रेसी से जो सोसाइटी बनती है जिसके अंदर आप इलेक्ट करते हो आइदर फॉर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, सभी को आप क्या करते हैं, इलेक्ट करके भेजते हैं। कुछ इलेक्शंस आपके डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। तो उस तरीके की जो सोसाइटी होती है उसके अंदर जो गवर्नमेंट है, जो सरकार बनती है वो कैसे बनती है, इलेक्शन के थ्रू बनती है। गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन के थ्रू बनती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, द अल्टीमेट गोल ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो इकोनॉमिक साइंस है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है, उसका गोल है इम्प्रूव द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, जनता का, पब्लिक का, उसको बढ़ाना, ठीक है। देखिए आपको जैसे जैसे सुविधाएं मिलती गई वैसे वैसे आपका क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता गया। जब आपका मोबाइल आया था, जब आपका मोबाइल फ़ोन आज से लगभग 10 साल 12 साल पहले शुरू हुए थे, तो वो क्या थी बेसिकली, एक नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, वो भी कुछ लोगों की। और आज की डेट में क्या है, वो एक नेसेसरी बन गया है, उसके बगैर काम नहीं होता है ना। तो उससे क्या, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो आपका बढ़ गया है, ठीक है। तो इकोनॉमिक अल्टीमेट गोल ऑफ इकोनॉमिक साइंस का यही फंडा रहता है कि उसको क्या स्टडी करनी है, इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल को देखना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके, ये 50 क्वेश्चन थे, जो आपका जो जीएस पेपर था, आपका जीएस का पेपर थर्ड था बीपीएससी, जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर जो था आपका इसका 01/2019, ठीक है। ये कॉमन पेपर था इलेक्ट्रिकल, सिविल और कुछ ब्रांचेस के लिए जिसका भी हुआ था ये। तो उसका ये मैंने आपके साथ सॉल्यूशन थोड़ा सा शेयर किया है, ज़्यादा डिटेल नहीं की है, बट आंसर 99% सही है। अगर जो किसी को मैच करना है तो अपना आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बस आप लोगों को क्या करना है जानते ही आप लोग, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करना है चैनल को, और जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में जो किसी और एग्ज़ाम के लिए आपके लिए रहेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।